रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने कैमरा टेक्नोलॉजीज देख ली थी ओवरऑल, और हमने बात की थी जो अब फ्यूचर के कैमराज होंगे वो लाइट फील्ड व्यू कैमराज होंगे। उनमें बेसिकली 40,000 से शुरुआत है। लेंस जो होंगे सामने में, एक छोटे से कांच में 40,000 लेंस लगे रहेंगे, और इसमें आपको जो आप मोबाइल फ़ोन से इमेज खींचते हो, तो जो इमेज खींचते वक्त प्रो लाइव एक फ़िल्टर होता है, उसमें क्या होता है अपने आप वो आपका फोकस कर लेता है, अपने आप आपको फोकस करेगा, आपके पीछे का ब्लर कर देगा। एक लाइव प्रो या प्रो लाइव फ़िल्टर होता है, अब सैमसंग में होता है, आई डोंट नो बाकी में क्या है, लेकिन वो डेप्थ ऑफ फील्ड जो है कि दूर जाती हुई चीज़ों को या दूर की चीज़ों को ब्लर कर देगा, और आपका जो सर्टेन रेंज कैमरे के पास आता है उसको क्लियर दिखाएगा। तो ये चीज़ जो है ये अभी चल रही थी लाइव में, और आप क्लिक करते हैं उसके बाद वो आपको इमेज भी वैसी ही दे देता है। लेकिन आने वाला जो कैमरा है जो फ्यूचर में आएगा लाइट फील्ड व्यू में, उसमें आप क्या कर सकते हैं, पहले क्लिक करेंगे इमेज और फिर अपनी मर्जी से उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड चेंज कर पाएंगे कि कौन सा हिस्सा ब्लर करना है, कितना दूर का दिखाना है क्लियर, कितने दूर का नहीं दिखाना है। ये चीज़ आने वाले समय पे हो जाएगा, आने वाले 2-3 साल में आप ये टेक्नोलॉजी देख लेंगे। जापान में एक कैमरे में उन्होंने इंट्रोड्यूस भी कर दिया था ये चीज़, बट इस तरीके का है प्लेटोनिक कैमरा या लाइट फील्ड व्यू कैमरा। तो ये हमने प्रीवियसली पूरे कैमरास की टेक्नोलॉजी और सारा कुछ एक्सप्लोर किया है, तो डेफिनेटली आप चाहें तो उसको देख सकते हैं आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इमेज कैप्चर फिल्म, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी में इस चीज़ का टेक्नोलॉजी का पता होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो प्रो यूट्यूबर्स में ये उतना ज़्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन ये नॉलेज होना आपके लिए फ़ायदेमंद है कि आपको किस तरीके के कैमराज में काम करना है आगे चल के। अगर आप कैमराज और स्टूडियो सेटअप करते हैं तो कौन कौन से कैमराज में लेके या किस तरीके से काम कर सकते हैं, दैट वुड हेल्प जो प्रो यूट्यूबर वाले। बाकी डीएफएम वालों को तो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि मूवीज़ आपको बनानी है तो उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इमेज कैप्चर उसको चालू कर देते हैं प्लीज़, दरवाज़ा बंद कर देंगे। हाँ, नहीं नहीं, वो वहाँ से रिमोट दे देंगे मेरे को। राइट, थैंक यू। जस्ट अ मिनट। क्योंकि गर्मी से हालत ख़राब रहती है। दिस कौन आए हैं? देवश्री काफ़ी लेट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं हमारा इमेज कैप्चर ऑन फिल्म, यानी कि कैसे इमेज जो है वो कैप्चर हुआ करती थी, हुआ करती है और हुआ करेगी आगे आपके कैमरास के अंदर। ट्रेडिशनल कैमरास जो होते थे पुराने फोटोजेनिक या फोटोग्राफिक फिल्म जिनके पास होती थी, इसमें इस तरीके की फिल्म्स आती थी, यानी एक छोटे से डब्बे में आती थी फिल्म स्ट्रिप, और इसको लगाया जाता था। और फिल्म स्ट्रिप को डेफिनेटली लाइट में एक्सपोज नहीं करते थे, क्योंकि उसमें क्या होता था वो नेगेटिव जो है वो पूरा वॉश ऑफ हो जाता था। तो उसमें इमेज जो कैप्चर होती थी वो कुछ इस तरीके की होती थी प्रीवियसली, राइट। और ये दोनों जो हैं ये अलग अलग एक्सपोजर को बयान कर रहे हैं। एक्सपोजर जब भी बोलूँ दैट मीन्स आप समझें ब्लैक और वाइट, ब्लैक और वाइट वैल्यू को, ये लाइट्स एंड शेडो को कैप्चर करता है एक्सपोजर। तो यहाँ पे हमारे दिखा रहा है कि ब्लैक एरियाज है, नाइट का समय इस तरीके से कुछ कैप्चर होता था और दिन का समय कुछ इस तरीके से कैप्चर होता था। इनका जो साइजेस हैं वो कुछ इस तरीके से डिनोट होते थे, क्वार्टर प्लेट, हाफ प्लेट और फुल प्लेट। क्वार्टर प्लेट में 3 1/4 by 4 by 1/4 इंचज का होता था, यानी 83 mm बाय 108 mm। जब भी ऐसी बात होती है कि 83 mm 108 mm या 3 1/4 by 4 by 1/4 इस तरीके की कुछ वैल्यू बात होती है, ये एक्चुअल में उनके विड्थ और हाइट की बात कर रहे हैं। पहला वैल्यू हमेशा विड्थ होता है, सेकेंड वैल्यू हमेशा हाइट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे ही सारे के सारे बने हुए हैं, जितनी बड़ी फिल्म उतना बड़ा एरिया कैप्चर किया जा सकता था उस समय।
लाइट या लेंसेज का कोई टेक्नोलॉजी नहीं आया था जिससे आप वाइड एंगल या मिड शॉट या अलग अलग तरीके के लॉन्ग शॉट, किसी को आप एनामॉर्फिक लेंसेज यूज़ करके आप वाइड एंगल शॉट ले सकें, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। जो सामने में दिख रहा होता था वही चीज़ वहाँ पे शूट होती थी। उसके बाद आया वीडियो एंड डिजिटल कैमरास जो आज हम लोग यूज़ करते हैं। ये क्या यूज़ करता है? ये इलेक्ट्रॉनिक सेंसर यूज़ करता है इमेज कैप्चर करने के लिए। पहले फिल्म प्लेट यूज़ होती थी, सिंपल एक क्या बोलते फिलामेंट होता है, फोटोग्राफिक फिलामेंट, उसमें डायरेक्ट इमेज लगती है और वो इमेज बन जाती है परमानेंट, ऐसा होता था। अब क्या हो गया है? अब सीधा सीधा आपके पास एक डिजिटल सेंसर आ गया है जिसके ऊपर में इमेज रिकॉर्ड हो जाती है और वो फिर से क्लीन भी हो जाता है और फिर दूसरा इमेज को कैप्चर करने की कैपेबिलिटी उसमें आ गई है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको CMOS बोलते हैं, CMOS, सेंसर टू कैप्चर इमेजेस विच कैन बी ट्रांसफर्ड और स्टोर्ड इन अ मेमोरी कार्ड। डायरेक्ट आप एक इमेज कैप्चर करो CMOS में और मेमोरी कार्ड में डाल दो, इस तरीके का दिखता है। फिर तीसरा एक और टाइप ऑफ फिल्म चलती है, वो आज भी चल रही है, नेगेटिव वाली जो रोल फिल्म है। इसमें वाइट लाइट एक्सपोजर एक पेपर बैकिंग के थ्रू बनाया जाता है। ये कौन सी वाली आपने देखी है? ये कैमरास, एक एक कैमरा हाथ से जो घुमाते हैं जिसमें फिल्म बनी होती है। राइट, और वो जो रील्स हैं वो सारी ये है। और आपके हैंड हेल्ड कैमरास भी आए थे जिसमें आप लेके लोग घूमते रहते थे, बड़ा सा चौड़ा सा कैमरा होता था और उसके अंदर ये फिल्म लगती थी और फिर आप क्लिक कर करके घूमते थे। नहीं, राइट, 90s के लोग जानते हैं। आई हैड दोज कैमरास। उनको ले लेके आप घूमते रहते थे, फोटो खींचते थे और फिर उसको ले जाके आप फोटो देख नहीं सकते थे कि आपने क्या खींचा है। आप बस उसको ले जाके, जब तक वो कैमरा का नेगेटिव वो निकालेगा नहीं प्रोसेस करके स्टूडियो वाला, तब तक आप नहीं देख सकते थे कि क्या फोटोज थी। रील्स वाली जो, राइट, वही है ये। ठीक है, इसको एक्सपोज नहीं कर सकते थे लाइट के थ्रू। हाँ, रेड रूम के अंदर पे ही जो देखते थे तो वो रोल फिल्म वही चीज़ है। धूप धूप में देखते तो खराब हो जाती थी फिर। हाँ, हल्की हल्की इमेज दिखाई देती थी, धुंधली दिखती थी वो, इसी कारण से होता है। उसके बाद सिने कैमराज आए। ये इनके अंदर जो भी रिकॉर्डिंग फिल्म होती थी, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक टॉकेज के अंदर जो रिकॉर्डिंग वाली फिल्म रखते हैं, ये एक्चुअली एक रोटेटर होता है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। और ये क्या करता है, ये सीधा एक साथ जो वीडियो कैप्चर करने की पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो बता रहा है यहाँ पे, कि इसको रोटेटरी मोशन पे एक मोटर लगी रहती है जो फटाफट फटाफट ओपन एंड क्लोज होती है। आइए, तो ये यहाँ पे जो दिखा रहा है आपको एग्जांपल, नीचे पे वीडियो कैप्चर करने की जो टेक्नोलॉजी थी वो कुछ इधर सी फिल्म 35 mm वाइड एंड मैंने 35 mm वाइड का प्रीवियसली बताया हुआ है कि जब ये इस साइज़ की फिल्म की बात होती है तो ये नॉर्मल साइज़ होता है। अगर आप इसको बढ़ा देंगे, जैसे 150 या 200 mm वाइड पे जाएंगे, तो आपका जो फोकल है, यानी कि जो आपका रेंज है देखने का, वो कम हो जाता है। जितना ज़्यादा करेंगे उतना कम रेंज होगा, जितना कम करेंगे उतना बड़ा एरिया देख पाएंगे। तो यहाँ पे वीडियो कैप्चर जो है वो प्रीवियसली इस तरीके से किए जाते थे, रोटेटरी मोशन से किए जाते थे। अब जो कैमराज आ गए हैं वो बेसिकली वही CMOS चिप्स आ गई हैं। CMOS चिप्स में डायरेक्टली इमेज कैप्चर होती जाती है और शूट हो जाती है पूरा का पूरा। ये पुराना तरीका था, ये नया तरीका चल रहा है अभी। नाउ, फिल्म का ISO जो है, ट्रेडिशनली यूज टू टेल द कैमरा द फिल्म स्पीड ऑफ द सेलेक्टेड फिल्म ऑन फिल्म कैमराज कैप्चरिंग इमेज ऑन अ फिल्म स्ट्रिप। फिल्म का जो ISO है, कभी आप अपने कैमराज में जब ISO देखते हैं, ISO ऑप्शन देखते हैं, वो बेसिकली उसके स्पीड को डिनोट करता है कि कितनी स्पीड से पूरे वीडियो में इमेज कैप्चर होगी। राइट, तो वो इसको कंट्रोल करता है। इसका जो बोलना चाहिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। राइट, वो चीज़ आप यहाँ से फिल्म ISO में अपने कैमरा से तय करते हैं।
अब यहाँ पे ये जो ASA एंड DIN जो है ये एक्चुअली एक स्टैंडर्ड है जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड है जहाँ से ये चल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग ये एक्सपोजर कंट्रोल करता है, या फिर ये बोलना चाहिए कि इमेज के अंदर रिकॉर्ड करता है, ये उस तरीके से। ये तय किया गया था 1974 में, और इसका जो इट इज़ फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ कलर नेगेटिव फिल्म, कितनी स्पीड से कैप्चर इमेज करते हैं वो चीज़ ISO तय करता है। तो इसका 5800/2001 जो है ये एक्चुअल में इसका वैल्यू है, जो यहाँ पे 121 डिग्री जो दिख रहा है ये अभी का है वैल्यू। बाकी जो पुराने स्टैंडर्ड्स थे वो ISO 5800/2001 चल रहे थे। अब बेसिकली आ जाते हैं वाइट बैलेंसिंग में कि कलर किस तरीके से आप अपने कैप्चर करते वक्त कैमराज में किस तरीके से समझते हैं कि कौन से कलर पे वर्क करते हैं। अब ये वाइट बैलेंस एक सिस्टम आपने देखा होगा जब भी इमेज कैप्चर कर रहे होते हैं, राइट। तो इसमें वाइट बैलेंस क्या करता है और क्या चीज़ कंट्रोल करता है, तो ये आपके इमेज के टोन्स को कंट्रोल करता है। जब आप इमेज कैप्चर कर रहे होते हैं और उसमें वाइट बैलेंस बढ़ाते हैं या जो भी वैल्यू उसके ऊपर बढ़ाएंगे तो वो कौन सी टोन दिखाएगा। वार्म टोन एंड कूल टोन, तीन टाइप की टोन्स होती हैं। वार्म टोन एंड कूल टोन दो होती हैं, बीच की न्यूट्रल टोन होती है, राइट। न्यूट्रल टोन बहुत कम यूज़ की जाती है, वार्म टोन एंड कूल टोन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट। अब उसमें अगर कैप्चर करते वक्त कैमरा के थ्रू अगर आप वो टोन कैप्चर करना चाहते हैं तो आप वाइट बैलेंसिंग अपने फ़ोन से, अपने कैमरा से आप इसको सेट कर सकते हैं, वाइट बैलेंसिंग। अब ये डिजिटल तरीका जो है ये किस तौर पे आधारित होता है। अर्लियर जब हम लोग शूट लिया करते थे या प्रीवियसली शूट होती थी मूवीज़, उसमें भी रेड और वाइट या रेड और ब्लू का एक टिंट आता था आपकी मूवी देखते समय। आप जो अर्लियर कलर मूवीज़ आ रही थी उनमें किसी में पूरा रेड 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 टोन पे चलती थी या पूरे ब्लू टोन्स में चलती थी। वो ऐसे चलती थी कि उस समय जो फिल्म स्ट्रिप आती थी कैप्चर करने की, उसी में एक रेड कलर की लेयर या एक रेड कलर का पेंट हुआ रहता था। तो जब वो इमेज कैप्चर करती थी तो उसमें एक रेड टिंट पहले से ही आता था। लेकिन अभी के जो डिजिटल कैमरास के अंदर जो टेक्नोलॉजी डली है वो तो ब्लैंक है, उनमें तो कुछ कलर नहीं होगा। तो उनकी वाइट बैलेंसिंग करने के लिए एक स्केल का यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं कैल्विन स्केल। कैल्विन स्केल एक टर्म है, एक यूनिट है, हीट को टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है। तो हमारे डिजिटल वर्ल्ड में हम लोगों ने टेम्परेचर को ही यूनिट बना लिया है टोन्स प्रोवाइड करने का। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेड टोन आ जाएगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो ब्लू टोन आ जाएगी। लेकिन कैल्विन स्केल की जो यूनिट है वो उल्टा काम करती है, राइट। तो ये ना सोचे कि मैंने ये इसका रेंज जो है वो 0 to 10,000 होता है ना कैल्विन स्केल का। तो अगर आप बोलेंगे कि मैं 10,000 कर दूंगा तो पूरा सूरज जितना वाइट या सूरज के रेडनेस आ जाएगी, तो नहीं होगा ऐसा। ये उल्टा काम करता है। आप ज़ीरो वैल्यू रखेंगे तो पूरा कंप्लीट रेड मिलेगा, 10,000 में कंप्लीट ब्लू मिलेगा, राइट। तो अगर इसका जो वैल्यू है वो डिवाइड ऐसे की गई है कि आप 3500 पे रखेंगे तो डायरेक्टली डॉन मिलेगा आपको, यानी कि जो सुबह का सूरज होता है उसकी रोशनी चाहिए तो 3500 वैल्यू पे शूट करिए, आपको सीधा सीधा सूरज की रोशनी मिलेगी, वाइट बैलेंसिंग। ना भी हो तो भी आपको वैसे ही लगेगा। अगर आपने पहले से इस वैल्यू को सेट कर दिया, 3500 वाइट बैलेंसिंग कर दी, और आप मान लीजिए शूट कर रहे हैं विथ प्रॉपर लाइटिंग, हो सकता है स्टूडियो के अंदर ही शूट कर रहे हो और प्रॉपर बराबर लाइट आपने किया हुआ है, तो आपको टोन्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही टोन कन्वर्ट करेगा जैसा सूरज की रोशनी होती है, राइट। तो ये कैप्चर करते वक्त इसको ध्यान रखना होता है। 5500 कुछ यूनिट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। 3500 फॉर डॉन होता है, 5500 जो होता है वो आपका कैंडल लाइट के लिए होता है। जब आप कैंडल्स के थ्रू लाइट करते हैं ना तो 5500 रखना चाहिए कैमरास को। और 6500 जो है वो आपका कूल टोन के लिए रहता है, यानी इवनिंग टाइम का। और उसके ऊपर जाएंगे तो वो पूरी इमेज को ब्लू कर देगा, राइट। तो आपको कुछ नहीं नज़र आएगा, केवल नीला कलर नज़र आएगा।
तो आपका रेंज जो है वो उतने पे ही करें। यहाँ पे कुछ और भी लिखा है 2700 यानी 2700 के इज़ द यूनिट फॉर केल्विन। यहाँ पे 3500 के और 5500 के। फ्लोरोसेंट टोन के लिए, हल्की सी ग्रीनिश और वार्म टोन के लिए आप 3500 के रखेंगे, यानी मिक्स आएगा। मैंने जो डॉन की बात की थी, क्योंकि सूरज जो है वो 12 बजे बहुत ज़्यादा उसमें नज़र आता है, वो पूरा कंप्लीट वार्म कर देगा। लेकिन जब आप 3500 पे रहेंगे तो आप जो मॉर्निंग का 7 से 8 बजे का जो समय होता है सूरज का, उस तरीके की लाइटिंग डॉन आपको मिलती है। ठीक है। एंड 5500 में वो पूरा कैंडल का फील देने लगता है, तो कैंडल लाइट्स दिए हैं ये, यहाँ पे लोगों ने डिजिटल वे में उसको दिखाया हुआ है, राइट। टेम्परेचर लाइटिंग जो है वो आपके रिकॉर्डिंग्स करते वक्त ही आप सेट कर सकते हैं। आप बाद में भी आपने जो डिजिटल सॉफ्टवेयर्स लिए हैं उन पे तो आप खैर कलर करेक्शन के वक्त में ये डाल सकते हैं टेम्परेचर लाइटिंग। लेकिन ये अगर पहले से करके रख लेंगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा, ग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या ग्रेड करते वक्त थोड़ा सा ही ज़रूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली पहले ही सारी चीज़ मास्क हो चुकी रहेगी तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाद में फिर आपको केवल मोटी मोटी ब्लॉकिंग करनी पड़ेगी कैरेक्टर्स पे और एनवायरनमेंट में, उसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, राइट। नाउ शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में टेक्नोलॉजी बहुत एक्सप्लोर कर ली थी, वेयर हमने कैमरास की टेक्नोलॉजी देखी, लेंसेज की टेक्नोलॉजी देखी, उसके बाद हमने फिल्म स्ट्रिप की टेक्नोलॉजी आज देखी एंड आईएसओस देखे। अब बात करते हैं कि जब भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, राइट। कि जब भी कोई काम शुरू करते हैं, चाहे वो डिजिटल वर्ल्ड में हो किसी भी तरीके का, तो सबसे पहला काम होता है स्टोरी बोर्डिंग का। स्टोरी बोर्ड के बिना आप कोई और आर्टवर्क या कोई भी काम आप नहीं सोच सकते। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग एक स्टोरी जनरेट की जाती है, किसके द्वारा? लेखक के द्वारा। लेखक स्टोरी लेके आता है। अब उसकी स्टोरी जो होती है वो कॉन्सेप्ट पे आधारित होती है, उसने काफ़ी समय लगा के इसको बनाया होता है, तो वो 3 घंटे की नहीं, वो 3-4 दिन के हिसाब से बुक लिख के लेके आता है, एक छोटी सी बुक लेके आता है। अब उसको एक्चुअल ड्रामा में कन्वर्ट करना, यानी उसको ऐसे इस वे में कन्वर्ट करना कि आपको पता चल सके कि कितने कैरेक्टर हैं इसके अंदर, आउट ऑफ टोटल कितने कैरेक्टर ज़रूरी हैं, कितने कैरेक्टर क्या क्या बात करेंगे, ये सारा कुछ जो है ये आपका स्क्रिप्ट राइटर तय करेगा। तो उसकी स्टोरी पे स्क्रिप्ट राइटर आ जाता है, वो स्क्रिप्ट तैयार करता है कि कौन कितना डायलॉग बोलेगा, कौन कितना समय पे रहेगा, क्या सीन होगा, इन्वायरमेंट क्या होगा, वो चीज़ें वहाँ तय हो जाती हैं स्क्रिप्ट के तौर पे। स्क्रिप्ट के ऊपर में तैयार किया जाता है स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले ये तैयार किया जाता है, इसके लिए एक अलग से एक पूरा डिफरेंस सेशन रहता है। स्क्रीन प्ले में क्या होता है? डायलॉग्स, उसमें डायलॉग्स एंड ड्रामा सब कुछ इंक्लूड होता है, सारी चीज़ इंक्लूड रहेगी। इन्वायरमेंट होगा, इन्वायरमेंट में जैसे पंखा घूम रहा है तो पंखा घूमते हुए क्या आवाज़ कर रहा है वो भी बताया रहेगा। सीन में कितने लोग बैठे हैं, दाहिने में कौन बैठा है, बाएं में कौन बैठा है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ये जनरली जब मूवीज़ बनाते हैं तो ये स्क्रीन प्लेज लिखते हैं, या ड्रामा लिखते हैं तो स्क्रीन प्ले लिखा जाता है जब ड्रामाज लिखते हैं। लेकिन जब अगर आप एज अ यूट्यूबर एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना रहे हैं या कुछ ऐसा बना रहे हैं, तो जनरली आप इस पर स्क्रीन प्ले नहीं लिखते हैं, आप स्क्रिप्ट में ही ख़त्म कर देते हैं उसको, राइट। स्क्रिप्ट के बाद आता है स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड जो है ये मेयर स्केचेस होते हैं जो कि एक इलस्ट्रेशनिस्ट या कार्टून स्केच आर्टिस्ट या स्केचिंग आर्टिस्ट बनाता है। अब ये आप भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि उसमें ड्राइंग करनी हो सकता है आप अपनी इमेजेस लेके बना रहे हो। आप अपनी इमेज लेके भी इसको बना सकते हैं कि आपने सीन की इमेज फ़ोटो खींच ली, उसमें अपनी इमेज फ़ोटोशॉप पे लगा दी, ये कर लिया, और कब कहाँ कौन सी चीज़ आप बोल रहे हैं ये सारा कुछ ब्यौरा इसके अंदर होता है। इसमें डायलॉग्स नहीं होते, ये एक कॉमिकल फॉर्मेट में होती है, यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें सीन का ब्यौरा ज़रूर होता है विजुअल फॉर्मेट में। और ये किस चीज़ के लिए होती है? जब आप एक से अधिक लोग काम कर रहे हैं, या अगर आप अकेले भी काम कर रहे हैं लेकिन टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, छोटे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, एक्सटेम्पो पे बात कर रहे हैं, यानी कि जिसमें कुछ चीज़ मैटर नहीं करती है, या बोलना चाहिए कि आपके पास रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं है,
तो क्या होगा, आप वैंडर ऑफ करने लगेंगे, ऑफ द टॉपिक चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास स्टोरी बोर्ड वगैरह रहेगी तो आपको पता रहेगा कितने सेकंड से कितने सेकंड तक मुझे क्या बात करनी है, इन डेप्थ होता है, तो कंप्लीटली डिटेल्ड स्टोरी बोर्ड रहता है। पढ़नी है, राइट, एग्जैक्टली, वो आप पढ़ सकते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह यूज करके स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली, टाइम को लेते हुए, ये टाइम जो है ये मेंशन होता है स्टोरी बोर्ड में। स्टोरी बोर्ड में बैकग्राउंड भी मेंशन होता है। इसमें दो तीन चीज़ें मेंशन होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मेंशन होगा सीन। सीन उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे आपका एक्टर या आपका ऑडियंस पहले है। ठीक है, इसको जनरली अगर मैं बात करूं तो बैकग्राउंड की बात करते हैं। बैकग्राउंड जो है वो सीन कहलाता है। बैकग्राउंड चेंज हुआ तो सीन 2 हो जाएगा। सीन 1 पे जब तक है, राइट, तब तक हम सीन एक ही सीन पे काम कर रहे हैं। अगर हो सकता है कि अभी अब फिलहाल हम लोग अपने सेंटर पे हैं और हम यहाँ शूट कर रहे हैं, तो जब भी अगर स्टोरी बोर्ड में लिखी जाएगी और मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये सीन 1 पे लिखा जाएगा। पर अगर स्टोरी आपके बारे में है या मेरे बारे में है, लेट्स जस्ट से कि अगर मैं यहाँ से शिफ्ट होके बाहर जाता हूँ, कहीं बाहर, तो आपसे बात करते वक्त का जितना समय होगा वो सीन 1 पे होगा, और जैसे ही मैं यहाँ से शिफ्ट होके किसी दूसरी जगह पे चले जाऊंगा तो वो सीन 2 शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करने का फायदा ये चीज़ का होता है कि अगर आप सिंगल कुछ चीज़ बना रहे हैं या मल्टीपल कोई चीज़ बना रहे हैं, तो सिंगल चीज़ बनाते समय क्या होगा कि आपको ध्यान रहेगा कि मेरे को कितने समय कहाँ देखना है, कितने समय किस जगह की बात करनी है। इससे काम जल्दी भी हो जाता है और आपके पास एक विजन रह जाता है। और मान लीजिए अगर आप किसी और को अपने डिवीजन पे साथ में रख रहे हैं, तो आप इसको स्टोरी बोर्ड भर दे दीजिए, आपको कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें सीन भी होता है, इसमें कैमरा की पोजीशन भी बताई जाती है कि इसमें कैमरा कहाँ पे रखा होगा, कितने समय तक कैमरा कहाँ पे होगा, क्या डायलॉग होगा, प्लस इसके साथ साथ शॉट कितना होगा। सीन ओ को डिवाइड किया जाता है शॉट्स में। तो हो सकता है कि एक सीन हो लेकिन 24 से 25 शॉट्स हो सकते हैं, या और भी हो सकते हैं, शॉट्स कितने भी हो सकते हैं। अब शॉट क्या होता है, जनरली हमने जो कट अप्लाई किए थे प्रीमियर के दौरान पे, वो पर शॉट के हिसाब से कट हो रहे थे, राइट, कि अगर कैमरा चेंज हुआ तो देन शॉट चेंज हो गया, कैमरा बदला तो शॉट चेंज हो गया, या कैमरा ने अपना मुंह किसी और जगह किया, वो शॉट चेंज हो जाएगा। कंटिन्यूटी ब्रेक हुई, शॉट चेंज हो गया, राइट। अब ये सिंगल पे भी काम करता है, डबल पे भी काम करता है। अगर आप सिंगल शूट ले रहे हैं, खुद से खुद का शूट ले रहे हैं, तो जब जब आपसे गलतियां होती हैं, बेहतर है कि जब गलतियां होती हैं उनको शॉट्स में डिवाइड कर दिया जाए, कि आप कैमरे की पोजीशन चेंज कर देंगे, कैमरा का वो चेंज कर देंगे, तो आपका शॉट डिवाइड हो जाएगा, जनता की कंटिन्यूटी नहीं टूटेगी, वो समझ जाएगी कि आपने पोजीशन बदली है। एग्जैक्टली, डेफिनेटली। तो ये सारा ब्यौरा अगर इसमें होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी स्टोरी बोर्डिंग में, राइट। अगर आप देखेंगे तो ये बैटमैन एनिमेटेड सीरीज का स्टोरी बोर्ड था। इसमें आप देखेंगे तो कैरेक्टर के ऊपर में सीन लिखा हुआ है, सीन ए से उसने नाम दिया है, लेकिन 24th शॉट है और यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में कंटिन्यू। दैट मीन्स ये कंटिन्यूएशन पे चल रहा है किसी चीज़ के, यानी 23 24 जो डायलॉग है वही चल रहे हैं और इसका एक्शन भले ही बदल रहा होगा। बीजीज जो है यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। ये बीजी का मतलब बैकग्राउंड जितनी बार बदलेगा उतनी बार वो यहाँ मेंशन करेगा कि अच्छा यहाँ पे दूसरा बैकग्राउंड है, यहाँ पे तीसरा बैकग्राउंड है, वो भी मेंशन करते। हो सकता है सीन 1 में 3 बैकग्राउंड चेंज हो रहे हो सकता है कैमरा बदलेगा तो आपको मेरा जो बैकड्रॉप है वो नज़र आ रहा हो सकता है कि कैमरा रोटेट हो रहा हो, राइट, और हर एक जगह पे कोई दूसरा एक्टर खड़ा है, तो हर बार सीन 1 का एक ही बैकग्राउंड नहीं दे सकते, तो बैकग्राउंड चेंज होते हैं, वो भी मेंशन होता है इसके अंदर। नीचे पे एक्शन लिखा हुआ है, यानी कि क्या हो रहा है, राइट, ये चीज़ है। कई स्टोरी बोर्ड्स में और डिटेल जाते हैं और एक्टर के बारे में बताते हैं कि कौन सा कैरेक्टर खड़ा हुआ है, लीड कैरेक्टर है, एनपीसी है, कौन है, वो चीज़ बताते हैं। ऐसे ही ये पूरा रीड किया जाता है। और जापानीज स्टोरी बोर्ड जो होती है वो उल्टी होती है, पहले बता दूं, वो
लेफ्ट टू राइट रीड होते हैं, हम लोग जो रीड बनाते हैं वो राइट टू लेफ्ट बनाते हैं। ठीक है। अब जो प्रोग्राम्स हैं आपको मार्केट में, अगर ये बेसिकली लेफ्ट टू राइट उनके लिए है जब अगर कोई जापानीज स्टोरी बोर्ड पे वर्क कर रहे हैं, अगर आपको रीड करना है, आपके लिए तो खैर वो काम पे नहीं आएगी, लेकिन मान लीजिए कभी आप देखते हैं कहीं पे और जापानीज आर्ट वर्क देख रहे हैं या एशियन ईस्ट एशियन आर्ट वर्क देख रहे हैं, तो उनमें ना रीडिंग जो है वो लेफ्ट टू राइट हो जाती है। तो उसमें जो इमेजेस होंगी, यानी ये वाला जो पैनल है ना वो इधर दिखाएगा और आप ऐसा रीड करेंगे उसको। तो ये स्टोरी बोर्ड के रीड पे होता है, राइट, उल्टा रीड करना होता है। और अगर हम लोग अपना का बात करें, इंडिया की बात करें या वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, तो फिर आपको राइट टू लेफ्ट ही मिलेगा जैसा यूजुअली हम लोग रीड करते हैं, वही चीज़। जो प्रोग्राम्स यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल हैं अगर आप स्टोरी बोर्डिंग करना चाहते हैं, उसके लिए फोटोशॉप है आपके पास, इसलिए हमने इंक्लूड किया था। फोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हैं इसको, राइट। फिर पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर, क्योंकि उसके अंदर स्केचिंग ऑप्शन रहता है, और उसके लिए पेन टैब आपको खरीदना पड़ेगा, पेन टैब से ड्रॉ करना पड़ेगा। और या फिर इसको ज़रूरी नहीं है कि इतना डिटेल ड्राइंग हो, उसके अंदर केवल डिनोट कर सकते हैं आप, सिंपल माउस की ड्राइंग से डिनोट भी किया जा सकता है, राइट, एग्जैक्टली, सेट फेस वो चीज़ आप दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से, अगर आप रीड कर सकते हैं उसको तो आप बना सकते हैं स्टोरी बोर्ड। सेलेटिक्स, स्टोरी बोर्ड प्रो, स्केचबुक प्रो एंड मांगा स्टूडियो, ये अभी के चलने वाले स्टोरी बोर्डिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं। कई आर्टिस्ट जो हैं वो स्टोरी बोर्डिंग को अपना कैरियर बना लेते हैं। वाइट बोर्ड जो होते हैं, वाइट बोर्ड एनिमेशन या वाइट बोर्ड स्टोरी बोर्ड जो होते हैं, उनका अलग पर्पस होता है, वो इसमें नहीं कर सकते। अब फोटोशॉप हुआ, सेलेटिक्स है, फ्री है सेलेटिक्स, राइट, इसको भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग आपको पूरे ऑप्शन मिलेंगे स्टोरी बोर्डिंग के। ये बना बनाया आपको वो दे देता है स्टोरी बोर्ड का फॉर्मेट। हाँ, सेलेटिक्स हम देख सकते हैं, राइट, आपने अपने उसके वर्क के लिए यूज कर ऐसा सेल टेक्स। ओके, जस्ट see it's नहीं नहीं, ये जनरली जब आप थोड़ा सा वेट करके थोड़ा प्लान करके वीडियो बनाएंगे ना, तब ये ज़रूरत पड़ेगी आपको। दो वीडियो, राइट, ये देखिए कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बना के देगा वो। डिस्क्रिप्शन लिखा है, साइज लिखा हुआ है, कौन सा शॉट है, राइट, जो लॉन्ग शॉट हम लोग बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा यानी कि क्या एलिमेंट ऐड होगा उसके अंदर, किसमें? राइट, सीजीआई एलिमेंट है। हाँ, अगर ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं, मतलब साउंड अभी थोड़ा फिर सा चले। आ रहा है प्लीज। हाँ, सॉरी सर। नो 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 इश्यूज। फ्रेम जो है वो सिंगल फ्रेम रखे हैं, ये जनरली एक वीएफएक्स मूवी का शॉट है। तो इसमें क्या होता है, जब सीन लेते रहते हैं ग्राउंड का कैमरा में, तब तो पता नहीं रहता कि वहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट आने वाला है, वो तो 3D में बना के डाला जाता है, कंपोजिट किया जाता है। तो ये जो 3D वाला है वो भी मेंशन रहता है एक्स्ट्रा में कि हाँ भाई ये 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, अब आप उसको कर लीजिए। बाकी शूट लेते समय कैमरे का एंगल क्या होगा, हाई, ओवर द हेड, वाइड, मोमेंट ट्रैकिंग है, यानी कि कैमरा जो है वो मूव कर रहा है, किसी एक डायरेक्शन पे चलता जा रहा है, उसको ट्रैकिंग बोलते हैं। आगे देखेंगे कि वो कौन कौन सी ट्रैकिंग्स होती हैं। यहाँ पे फ्रेम जो है वो सिंगल फ्रेम बता रहा है, इसका मतलब कैमरा स्टिल है, मतलब ट्रैक कर रहा है लेकिन देख एक ही चीज़ को रहा है। कैमरा देख अलग अलग जगह नहीं रहा है, वो एक ही जगह देख रहा है, लेकिन पीछे हो रहा है, ट्रैक हो रहा है रेगुलर, तो वो ऑब्जेक्ट भले ही छोटा होता जाएगा लेकिन किसी और चीज़ को नहीं देखेगा। तो इसलिए ये मेंशन यहाँ पे जरूर, एग्जैक्टली,
एकदम पास चला जाता है। वो आप कैमरे के साथ साथ प्रीमियर में भी स्केल करके कर सकते हैं, एनिमेट करके स्केल कर देंगे तो वो पास चला जाएगा। तो ऐसी ये सेल्टेक्स का आपका क्या बोलते हैं स्टोरी बोर्डिंग कर सकते हैं लॉगिन करके, फिर ये ऑप्शन दे देगा सारा बनाने का। ये भी है, प्लस आपके पास फोटोशॉप भी है, स्टोरी बोर्ड प्रो, स्केचबुक प्रो और मांगा स्टूडियो, ये भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपको, आप सेलेटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, फोटोशॉप में ले जाके यूज़ कर सकते हैं। वैसे स्टोरी बोर्ड के आपको ऑनलाइन बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, फॉर्मेट सर्च कर लीजिएगा, आपको बना बनाया स्टोरी बोर्ड का फॉर्मेट दे देगा वो। जो भी आपको पसंद आए, आपको रीडेबल लग रहा है, आप रीड करके सीन, शॉर्ट, ड्यूरेशन क्या क्या रहेगा, कौन सी चीज़ में डिवाइडेड है, वहाँ डाल दीजिए। इनके आगे वैल्यूज़ डाल दीजिए, सीन 1, शॉर्ट 2। एक क्वेरी ज़रूर है यहाँ पे, विकास सर का, बता दें उन लोग ऑनलाइन वालों को भी, कि वो पूछ रहे हैं कि यूट्यूब के जनरल लेंथ क्या होनी चाहिए वीडियोस की, कितने लेंथ में वीडियो बनाएं। एग्जैक्टली exactly। इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस, यहाँ पे बस एक ही चीज़ है, टारगेट ऑडियंस पे डिपेंड करता है ये चीज़, क्योंकि कई वीडियोस आपको मैं बता दूं यूट्यूब में 9 9 घंटे, 10 10 घंटे या 13 13 14 14, 2 दिन 3 दिन के भी वीडियोस डले हैं यूट्यूब में। गाने चल रहे हैं या एक ही टाइप से पर्सन खड़ा हुआ है, बस वो चल रहा है, बातें चल रही है, गाने चल रहे हैं, इसी टाइप का घंटों के वीडियोस हैं। ऑडियंस मिलती है, रीज़न ये है, टारगेट ऑडियंस क्या है, जनरल जो टारगेट ऑडियंस है वो ये है कि अगर आपका वीडियो का कोई एक कल्ट फॉलोइंग नहीं है, आपके पास अगर कल्ट फॉलोइंग नहीं है, तो आप उसको 2 से 3 मिनट के भीतर ही कट शॉर्ट करिए अगर आपका वीडियो देना है। प्लस आपका तो खैर आपका कंटेंट अलग है, बट अगर आप यूट्यूब पे कोई बात कहना चाहते हैं तो 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट इज़ द हाईएस्ट फ्रेम, क्योंकि उतना कोई नहीं रहेगा आपके पास। अगर आपकी ऑडियंस जो है वो अननोन ऑडियंस है, तो आपको उतने ही टाइम फ्रेम पे अपना वीडियो निकालना होगा, 4 to 5 मिनट्स का, नॉट मोर देन दैट। और अगर आप चाहते हैं, आपके पास कल्ट फॉलोइंग है, अगर आपकी ऑडियंस जो है वो आपको जानती है और आपको फॉलो कर रही है, तो उनके लिए जो वीडियोस बनेंगे वो 20 से 21 मिनट के वीडियो बनाइए, उससे अधिक का नहीं बनाइए। तब भी वो बोर होने लगेंगे कि आउट ऑफ ऑर्डिनरी लेंथी वीडियोस हैं। अगर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो फिर वो 1.5 घंटे तक जा सकती है, केवल डॉक्यूमेंट्री। उसके अलावा आप कोई भी चीज़, वैसे डॉक्यूमेंट्रीज भी 30 मिनट्स तक की झेल पाते हैं लोग, उससे ज़्यादा नहीं झेल पाते, पेशेंस बहुत कम हो गया। तो वो 21 मिनट तो बहुत हो गया, मतलब वो उन्हीं को दिखाइए जो सच में आपके प्रेमी हैं, आपको सच में देखना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को आप 21 मिनट का वीडियो दीजिए। बाकी अगर आप अपनी टारगेट ऑडियंस आपको तय नहीं है कि मैं किन किन लोगों को दिखाऊंगा, तो फिर 5 वीडियो बहुत ज़्यादा है, 5 मिनट। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैं बोलूँगा कि इसकी आवश्यकता आपको हर एक प्रोडक्शन वर्क में पड़ेगी, अगर कोई भी चीज़ बना रहे हैं, हैबिट बना लीजिए डेफिनेटली, क्योंकि ये चीज़ कर लेंगे ना तो आप गलत नहीं हो सकते फिर, क्योंकि आपने प्री प्लान कर लिया है, सारा प्लानिंग तय है। अगर यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, स्टोरी बोर्ड में अच्छा दिख रहा है, तो डेफिनेटली आपका वीडियो भी अच्छा नज़र आएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं होगी, आपको कैमरा रखने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पहले ही आपने थॉट कर लिया है कि कौन सा शॉट पे रखूँगा, कैमरा कहाँ पे रखूँगा, और फिर मैं शूट में कहाँ बैठूँगा। तो ये जब पहले ही आपके पास विजुअल फॉर्मेट में है, तो फिर ज़रूरत ही क्या है, गलती होगी नहीं आपसे, मार्जिन ऑफ एरर्स कम हो जाते हैं इसके कारण, प्री प्लान्ड हो जाएगा। राइट, नाउ हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ शॉर्ट्स की, क्योंकि इनका ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगा आपको जनता के साथ कनेक्ट करने में। आप अपने एडिटिंग में, आप प्रीमियर में एडिटिंग के दौरान इन शॉट्स को बना भी सकते हैं, बट जनरली ये कैमरा पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं रेदर देन प्रीमियर पे। तो ये जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है किसी भी एक वीडियो एडिटर के लिए,
या फिर कोई यूट्यूबर आर्टिस्ट के लिए ये जानना ज़रूरी रहता है कि कैमरा की पोजीशनिंग और उसका एंगल कहाँ कहाँ होना चाहिए। तो हमने उसको डिवाइड कर दिया है शॉट्स और एंगल्स में। शॉट जो है वो बेसिक तीन ही फंडामेंटल शॉट्स होते हैं, लॉन्ग, मीडियम एंड क्लोजअप। लॉन्ग को वाइड भी बोल देते हैं, राइट। मीडियम दैट मीन्स पर्सन के ऊपर फोकस रहता है मीडियम में। क्लोजअप इस पर्सन का एकदम फेस का फोकस लिया जाता है, राइट। अब वो पर्पस अलग अलग है, उनको देखते हैं क्या क्या पर्पस है। लेट्स टॉक अबाउट आ लॉन्ग वाइड शॉट कि एक लॉन्ग वाइड शॉट होता क्या है। लॉन्ग वाइड शॉट ऑल्सो नोन एज द वाइड शॉट इज ऑफन टाइम यूज्ड एन एस्टैब्लिशिंग शॉट। यानी जब आपका वीडियो शुरू होता रहता है या आप कोई एक मूवी बना रहे हैं जिसमें कोई शुरुआती इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किसी जगह से, कैरेक्टर का या कोई भी चीज़ का, तो सबसे पहला जो शॉट दिखाया जाता है उसको लॉन्ग वाइड शॉट दिखाते हैं। इसको इस्टेब्लिशमेंट शॉट बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग शॉट या वाइड शॉट बोलते हैं, लेकिन इसको इस्टेब्लिशिंग शॉट भी बोला जाता है क्योंकि आप इसको वीडियो की शुरुआत में दिखाते हैं। जनरली आप जो अभी सामने एक एग्जांपल देख रहे हैं ये आपका एक लॉन्ग शॉट या एस्टैब्लिशिंग शॉट का एग्जांपल है। हो सकता है स्टोरी में आप 3 जन यूज हो रहे हो या हो सकता है एक ही जन हो। एक जन है उन वो सोच रहे हैं शुरुआत में, फॉर एग्जांपल कि आप सोच रहे हैं कि मैं आज किस चीज़ के बारे में बताऊं। तो मैं बैठा हुआ हूँ अपने घर के सोफा में और एक वाइड शॉट में वीडियो लिया जाए जिसमें घर की सारे रूम की सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, राइट। तो ये सिंगल पर्सन के लिए अगर कोई मूवी बना रहा है तो शुरुआत कौन सी सिटी में हो रही है, सिटी का एक वाइड शॉट या लॉन्ग शॉट शुरुआत में डाल दिए कि हाँ ये सिटी है, आगरा की सिटी है ऐसा दिखा रहे हैं, तो आगरा की जो मेन मॉन्यूमेंट है उनका वाइड शॉट वहाँ पे डाल दिया आपने। तो सीन इस्टेब्लिश हो जाता है, स्टोरी इस्टेब्लिश हो जाती है वहाँ पे। लोगों को पता चल जाता है कि हम एक्चुअली में कहाँ हैं और क्या चलने वाला है, यानी यहाँ पे कुछ एक्शन होने वाला है और हम यहाँ पे हैं, राइट। ये चीज़ लॉन्ग वाइड शॉट से दी जाती है। नाउ जो कैमरा लेंसेज हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी डाली हुई है कि आप ये शॉट्स लेने के लिए जो बेस्ट कैमरा लेंसेज है, ये शॉट्स जो हैं ये पूरे लेंसेज पे डिपेंड करते हैं। तो लेंसेज कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, हमने प्रीवियसली फोटोशॉप की क्लासेस और मैंने बताया था एनामॉर्फिक कैमरा लेंसेज यूज़ करने का बताया था। यहाँ पे जो लेंसेज चल रहे हैं वो हैं कैनन का EF 1635 f4 LIS। ये जो वर्जन है इसमें f4 जो है ये अपर्चर बता रहा है बेसिकली, राइट। अपर्चर मैंने प्रीवियसली बताया हुआ था कि ये डेप्थ ऑफ फील्ड को बताता है, कितना हिस्सा ब्लर करना है, कितना दिखाना, कितना कैप्चर करना है, वो सारा इसमें बताया हुआ है। तो ये f4 लेंसेज कैमरा है कैनन का। ये वाइड एंगल वाइड शॉट बहुत अच्छे से लेता है, लॉन्ग शॉट। नाइकॉन AF-S 14-24 mm f2.8। अब ये जो 14 to 24 mm है ये रेंज बता रहा है ना, कितना रेंज क्लियर लेगा, उससे भी वाइड एंगल शॉट अच्छा आएगा। f2.8 उसका अपर्चर रेट है, 2.8 है, राइट। इसका अपर्चर छोटा है। सिग्मा का 14 mm का जो f1.8 है ये भी छोटा वाइड एंगल के लिए। सोनी जो है ये भी उसी तरीके का, और टैमरॉन का ये लेंस है, राइट। तो ये चल रहे हैं मार्केट में। और आपको अगर एग्जाम्पल देखना है आपका क्या बोलते हैं वाइड एंगल या लॉन्ग शॉट का एग्जाम्पल, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऑस्कर विनिंग मूवी रोमा। ये एक मूवी आई थी रोमा, ये एक्चुअल में पूरी की पूरी मूवी आपकी लॉन्ग शॉट में बनी है। इसमें एक भी आपका वाइड शॉट या इसका और कोई दूसरा एंगल यूज ही नहीं किया है। रोमा पूरा का पूरा शॉट जो है वो वाइड एंगल शॉट में पूरी मूवी शूट की गई है। उस मूवी को अचीव करना ही मतलब आप सोचिए कि आप कोई भी पिक्चर देख रहे हैं उसमें केवल यही शॉट है, राइट। इतना ही चौड़ा कैमरा फ्रेम दिख रहा है आपको, इतने ही बड़े फ्रेम में। दिल चाहता है मैं भी अच्छे खासे बड़े बड़े लॉन्ग शॉट्स दिखाए गए थे, राइट। उसमें भी लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे शॉट्स थे उसमें।
बट रोमा को इसलिए ऑस्कर विनिंग मतलब ऑस्कर दिया गया था क्योंकि वो पूरी पिक्चर ही उन्होंने बना दी, उसके अलावा और कुछ नहीं है उसमें। तो अगर आपको मास्टर्स देखने हैं कि कौन लॉन्ग शॉट को मास्टर कर सकता है, तो वो रोमा पिक्चर देखें। उसमें पता चलेगा कि कैसे उन्होंने इमोशन कनेक्ट किया है उसके साथ। टाइप्स ऑफ लॉन्ग शॉट, यहाँ पे पहला टाइप जो है वो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है, विच इज ELS, और एक्सट्रीम वाइड शॉट भी बोलते हैं EWS, क्योंकि लॉन्ग और वाइड एक ही होता है, राइट। तो an extreme long shot or extreme wide shot make your subject appear small against their location. You can use an extreme long shot to make your subject feel distant or unfamiliar. बेसिकली इसमें जो सब्जेक्ट होता है या आपका जो कैरेक्टर होता है, वो इन्वायरमेंट के आगे काफ़ी छोटा महसूस कराया जाता है। रीज़न इसका ये होता है कि बेसिकली आप अपने कैरेक्टर को पहली चीज़ सिटी से या लोकेशन से अलग बताते हैं। अगर आपको ऐसी कोई फीलिंग डालनी है कि आपका जो कैरेक्टर है या लीड आर्टिस्ट है या जो लीड है, ये एक्चुअल में नया नया आया है सिटी में, तो उसको अगर आप एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट सिटी का देंगे और कैरेक्टर को खड़े हुए दिखाते रहेंगे कि वो सिटी देख रहा है पूरी की पूरी, सरप्राइज्ड है, तो ऐसा लगता है ना कि जैसे गांव से आए हुए हैं, एकदम नए सिटी में आए हुए हैं, तो उनके लिए सिटी बिल्कुल डिस्टेंस हो जाती है। अगर सिटी बहुत बड़ी है और आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये अब सिटी में जी नहीं पाएगा। इस तरीके का एक भाव क्रिएट करने के लिए पूरी सिटी, हाँ, वो एक छोटा सा दिखाते हैं तो बहुत ही कमज़ोर लगता है इस पूरी सिटी के आगे। ऐसी सिचुएशन में आप एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट यूज़ करते हैं, राइट, एक्सट्रीम वाइड शॉट। अब इसमें जो आप सामने एग्जांपल देख रहे हैं, ये मैड मैक्स मूवी आई थी, उसमें इनका यूज़ किया गया था काफ़ी अच्छी तरीके से। 2021 में आई थी मैड मैक्स, राइट, आपने सुना होगा। कोविड के दौरान ये हिट हुई थी पिक्चर, सारे घरों में बैठे थे, लेकिन नेटफ्लिक्स वगैरह में ये हिट हो गई थी, राइट, मैड मैक्स फ्यूरी। तो इसमें क्या हुआ था, ये जो आप बसेस देख रहे हैं, ये बसेस इतनी छोटी गाड़ियां हो गई थी और ये पूरा तूफान दिखा रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि गाड़ी मतलब बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, बहुत छोटा सा मिनिएचर, और ये पूरा तूफान उसके कंपेयर में कितना नज़र आ रहा है। तो ये एक सर्टेन फील देता है कि तूफान के आगे कोई ऐसी हैसियत नहीं है उन कैरेक्टर्स की, राइट। ये अगर हमें भाव देना है अपने वीडियोस में, तो डेफिनेटली हम शुरुआत फिर इससे करेंगे। शुरुआत या कहीं पे भी आप जो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट डालेंगे वो कंपैरिजन के लिए होता है। देन देर इज फुल शॉट। लॉन्ग शॉट के अंदर पे एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, देन फिर फुल शॉट। फुल शॉट जो है ये भी वाइड एंगल पे आता है, लेकिन इसमें कैरेक्टर पूरा नज़र आता है। आपने वाइड एंगल शॉट्स भी देखे होंगे जिसमें कैरेक्टर खड़ा रहता है और देखता रहता है पीछे की पूरी चीज़ें, और कैरेक्टर की आप सारे सिग्निफिकेंस देख सकते हैं। तो फुल शॉट इज अ टाइप ऑफ कैमरा शॉट इन विच अ कैरेक्टर्स एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी नज़र आती है, रीचेस फ्रॉम टॉप ऑफ द फ्रेम टू द बॉटम ऑफ द फ्रेम, यानी फ्रेम के सर से लेकर पैर तक फिक्स रखना पड़ता है, तब फुल शॉट आप बनाएंगे। A character is framed from head to toe. These shots allow the audience to see the emotions on a character's face while simultaneously seeing their physicality, body language and action. यानी कैरेक्टर की पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने के लिए आपको फुल शॉट का यूज़ करना होता है। इसमें कैरेक्टर के फेस एक्सप्रेशन भी दिख जाते हैं और उसकी फिजिकलिटी, बॉडी लैंग्वेज, उसका मैनरिज्म, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नज़र आती हैं। ये सब तरीके की चीज़ों पे ये थ्योरी अप्लाई की जा सकती है। हो सकता है आप शुरुआत में अपने आप को डोमिनेटिंग दिखाना चाहते हो तो फुल शॉट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर आपको क्या बोलते हैं, आपको पूरा फेस एक्सप्रेशन विद द फुल कॉन्फिडेंस एंड हेड टू टो आपको फ्रेम में रखना होगा अपने आप को विद वेल ड्रेस्ड स्टफ, तो जनता ऑलरेडी डोमिनेट हो जाती है। या फिर अगर आप कोई वेडिंग्स में जानते हैं, तो वेडिंग्स के शूट लेते हैं अगर, उसमें भी फुल शॉट बहुत यूज़ किया जाता है। जब कैरेक्टर या ब्राइड और ग्रूम को दिखाते हैं तो फुल शॉट में ही दिखाते हैं, क्योंकि उसमें एक्सप्रेशन और पूरा उनका ड्रेसअप जो है वो सारा कुछ दिखाई देता है, राइट।
इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप जनता जो है वो एक बार में समझ जाती है कि कौन कौन है। अगर आप जैसे थॉर को देखें तो थॉर जो है वो सुपर हीरो है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और मे बी एंग्री होगा उस समय पे, तो वो सारा सिग्निफिकेंस एक बार में मिल जाता है फुल शॉट के द्वारा। देन मीडियम शॉट और वेस्ट शॉट, राइट। मीडियम शॉट जो है ये एक्चुअल में, या वेस्ट शॉट भी होता है, ये बेसिकली कैरेक्टर्स के बीच के कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। अगर आप किसी चीज़ को कम्युनिकेशन दिखाना चाहते हैं, दो तीन कैरेक्टर्स के बीच में आपस में बात हो रही है या इंटरेक्शन हो रहा है या कोई स्टोरी नरेट करना चाह रहे हैं, तो आप मीडियम शॉट यूज़ करेंगे। A medium shot or a waist shot indicates that it was captured at a medium distance from the subject. It is often used for back and forth dialogue. डायलॉग सीन्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। द शॉट इज़ नोन एज द स्वीट स्पॉट शॉट, यानी कि जनता इसमें डायरेक्ट कनेक्ट पे होती है। तो अगर आप अपना यूट्यूब वीडियो शूट करते हैं तो उस समय पे आप मीडियम शॉट पे आपके लिए वर्क होगा, क्योंकि आप वेस्ट लाइन तक, हेड जो होगा वो पूरा फ्रेम के टॉप पे होगा और आपकी कमर जो है वो फ्रेम के बॉटम पे होगी। इतना पास आप रखें, टमी तक दिखाना पड़ेगा। टमी से थोड़ा नीचे कर देंगे, वो क्लोजअप आ जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आपको उसको नीचे रखना होगा। बेस्ट कैमरास फॉर मिड रेंज लेंसेज। तो मिड रेंज के लिए जो लेंसेज यूज होते हैं, सोनी अल्फा A6400 आ गया है, राइको GR3, नाइकॉन Z50, ओलंपस EM10, ये सारे मीडियम कैमरा रेंजेस कैमराज हैं, तो आपको आसानी से मीडियम शॉट के लिए यूज़ कर सकते हैं। नोट नीचे लिखा हुआ है, मोस्ट मिड शॉट्स एंड्स विद अ काउबॉय शॉट एंड आल्सो फॉर अ कॉमेडिक सीन। दैट मीन्स जो वेस्टर्न मूवीज होती थी अर्लियर, राइट, 80s में और 90s में, तो वहाँ पे जब भी लोग काउबॉयज, क्योंकि मूवीज काउबॉयज में बहुत बनाते थे, और बेसिकली उसमें क्या होता है कि कैरेक्टर जो है वो कमर तक दिखाई देता है, पूरा ऐसे खड़ा हुआ कैरेक्टर, और वो कॉमेडी के लिए बहुत यूज़ करते थे लोग, तो उसी से नाम पड़ा इसका काउबॉय शॉट। बाद में उसको वेस्टर्न कंट्रीज में काउबॉय शॉट बोलने लगते थे, यहाँ पे मिड शॉट ही रहता है। ये जनरली जब ख़त्म होता है तो ख़त्म होते ही साथ ये काउबॉय जो शॉट है वो दे दिया जाता है। मीडियम शॉट के भी अलग अलग टाइप हैं, विच इज़ वन इज़ मीडियम लॉन्ग शॉट। मीडियम लॉन्ग शॉट क्या होता है, ये आपका कैरेक्टर जो है उसकी वेस्ट लाइन से थोड़ा नीचे यानी थाइस तक का आपको फ्रेम में रखना होता है कैरेक्टर। ऑल्सो कॉल्ड मीडियम फुल शॉट is a shot that frames a character around the knees and up. A medium full shot falls between a normal medium shot and a full shot. यानी कि नॉर्मल मीडियम शॉट यानी वेस्ट तक का जो शॉट है या पूरा फुल शॉट है, उनके बीच की कैटेगरी होती है ये। फुल शॉट में हेड टू टो पूरा कैरेक्टर दिखता है, और ये जो मीडियम शॉट है उसमें हेड टू वेस्ट दिखता है, तो इनके बीच में कहीं ये कैटेगरी फॉल करती है। तो अगर आप जांग के एरिया तक का कोई हिस्सा रखे रहेंगे तो वो मीडियम इसके साथ आएगा। इसको भी 3/4 शॉट और काउबॉय शॉट से लोग डिनोट करते हैं। काउबॉय में क्या होता था कि वो जब गुड द बैड एंड अगली आपने मूवी देखी होगी, या फिर वेस्टर्न की कोई भी काउबॉय मूवी देखे, इंडियन काउबॉय देखे मूवी। इंडियन काउबॉय मूवी भी आई थी, राइट, बहुत सारी। एग्जैक्टली exactly, वो जब बंदूक तुरंत निकालते हैं मारने के लिए, काउबॉयज पहने रहते, राइट। राइट, क्विक गन और इस तरीके की मूवीज आई थी, क्विक गन मुर्गन आई थी। इनमें क्या होता है, ये मीडियम शॉट बहुत ज़्यादा है, काउबॉय शॉट बहुत यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, काउबॉय यहीं तक का शॉट होता है और बंदूक निकाल के वो गोली चलाता है, तो ये शॉट कॉमेडिक सीन्स के लिए बहुत यूज़ करते हैं और लोग। मीडियम फुल शॉट जो है वो नीज अप तक का होता है, हाफ नीज या बोलना चाहिए हाफ थाइज आपका मीडियम शॉट रहेगा, और एक और शॉट होता है मीडियम फुल शॉट जो कि नीज तक रहेगा, हेड टू नीज तक रहेगा। और ये इसका एग्जांपल है मीडियम कंप्लीट फुल शॉट जो है उसके बारे में, राइट, उसमें हेड टू टो। मीडियम इसलिए लिख रहा है या ये वाला जो है ये फुल शॉट भी है,
A medium full shot is similar to full shot where the subject fills the whole frame but the subject is in the middle distance. ये कंप्लीट मिडिल डिस्टेंस पे है. अगर आपको मैं डिफरेंस बताऊं तो थॉर वाला जो शॉट था उसमें हेड टू टो पे रखना होता है फ्रेम को. कैरेक्टर में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता फुल शॉट में, और मीडियम फुल शॉट में कैरेक्टर का डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है कैमरास के द्वारा, राइट. तो छोटा हो जाता है कैरेक्टर. फुल शॉट में कैरेक्टर बड़ा रहेगा, फ्रेम जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली हेड टू वो आएगी. और नहीं तो मीडियम फुल शॉट अगर आपको देना है तो कैरेक्टर के डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा. यहाँ पे भी मीडियम फुल शॉट जो दिया है इसमें कैरेक्टर पास है, तो फिर पास होगा तो नी कट जाएगा, नी से लेकर हेड तक का एरिया दिखा सकते हैं. दिस इज काउबॉय शॉट, क्योंकि एक एग्जांपल मैंने डाला था, इस तरीके का काउबॉय शॉट बनता है. तो ये वाइड एंगल पे ही रहता है लेकिन आपको हेड टू थाइज, हाफ थाइज दिखता है, 3/4 थाइज दिखता है. A cowboy shot, sometimes called an American shot, is a shot framed from the actor's mid-waist to right above their head. Many times the camera is placed at level, hip level as well to give a slightly low angle to the shot. यानी कि कैमरे की जो पोजीशन है वो उसकी कमर पे रख दी जाती है कई बार इस तरीके का शॉट लेने के लिए. तो उससे क्या होता है, एक लो एंगल मिलता है. एंगल्स हम लोग आगे देखेंगे कि उससे क्या इफेक्ट आता है, राइट. सो लो एंड हाई एंगल जो है वो. अब क्लोजअप शॉट हमने बात की थी, लॉन्ग, मिड एंड देन क्लोजअप, right. A close-up shot is one of the most commonly used shot sizes in the film and television, but there are ways to make your close-ups extraordinary. क्लोजअप शॉट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. आई थिंक आजकल तो जितने कॉमेडिक शॉट्स होते हैं उन सब में क्लोजअप शॉट्स बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन की कॉमेडी में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, राइट. एक्सप्रेशन कॉमेडीज देखें जिसमें फेस से ही पूरी कॉमेडी की जाती है, तो उस समय पे आपको क्लोजअप ही दिया जाता है. सरकार, उसमें ड्रामा दिया गया था, क्लोजअप में अलग अलग से ड्रामा शॉट्स आई दिए थिंक गए थे. चार्ली चैपलिन होगा सर. चार्ली चार्ली चैपलिन में लेकिन क्लोजअप शॉट्स नहीं थे, क्योंकि वो क्या है, बॉडी लैंग्वेज से भी कॉमेडी करते थे ना, तो उसमें एग्जैक्टली नहीं मिल पाते थे उनके लॉन्ग शॉट्स. उस समय पे कैमरा फोकस उतना ज़्यादा भी नहीं मिलता था, लेंसेज वैसे वाले भी नहीं थे कि एग्जैक्टली ले सके. एग्जैक्टली. अब यहाँ पे इमोशन, ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला शॉट है, तो आपको ये तो पता ही है कि इसमें कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस को दिखाने के लिए किया जाता है. इसमें कैरेक्टर के एक्सप्रेशन कन्वे करने हैं तभी आप ये शॉट यूज़ करेंगे. एक्सट्रीम क्लोज शॉट यानी कि एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट, ECU, ये भी कई बार स्टोरी बोर्ड में मेंशन रहता है, लोग ECU मेंशन करते हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म्स भी, एब्रीविएशंस भी याद रखें जो उसके शॉर्ट एब्रीविएशंस हैं. ECU जो है वो एक्सट्रीम क्लोजअप के लिए है, ELS जो है वो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट के लिए है, MS जो है वो मीडियम शॉट का है ना, MFS यानी कि मीडियम फुल शॉट. ऐसे कर करके डिवीजन देते हैं. तो वो क्या है, आपको पूरा नहीं लिखना है स्टोरी बोर्ड में, छोटे छोटे ये सब में मेंशन कर दें तो समझ आ जाता है. An extreme close-up shot frames a subject very closely, often so much that the outer portion of the subjects are cut off. यानी कैमरा इतना पास होना चाहिए कि उसका हेड नहीं समझ आना चाहिए. आप किसी एक फीचर को उसमें फोकस कर रहे होंगे, तो हो सकता है प्रोबेबली आईज हो सकता है माउथ हो सकता है आप ईयर्स कई बार दिखाते, जैसे ईगा पिक्चर आई थी मक्खी, है ना, उसमें ईयर्स पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लोजअप बताते थे जब भी मक्खी का साउंड आता था, है ना, भिनभिनाती रहती है, वो एनोइंग साउंड के लिए एक्सट्रीम क्लोजअप कर देते थे ईयर्स का. तो ऐसा कोई सेंसिटिव चीज़ दिखानी है, स्पाइडरमैन उसके स्किन पोर्स में चढ़ने के लिए ऐसे कांटे आ जाते हैं, तो स्किन का एक्सट्रीम क्लोजअप दिखाते हैं कि वो कांटे वहाँ पे VFX से बन रहे हैं ताकि वो फिर चढ़ सके. तो ये ऐसी कोई चीज़ें बताने के लिए, यानी किसी एक सेंसिटिव एरिया पे फोकस करने के लिए आप एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट का यूज़ करते हैं. हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिखाना चाहते हो, एक्सट्रीम इंटेंसिटी दिखाना चाहते हो, तो भी इसको यूज़ कर सकते हैं. देन देर इज मीडियम क्लोजअप, MCU. मीडियम क्लोजअप शॉट जो है इज अ शॉट दैट फ्रेम्स द सब्जेक्ट फ्रॉम जस्ट अबव देयर हेड डाउन टू अबव मिडवे ऑन देयर टॉर्सो, यानी कि चेस्ट से थोड़ा नीचे का जो सेक्शन होता है सर से लेकर
वो आपको मीडियम क्लोजअप शॉट देता है, राइट। द आइडिया ऑफ मीडियम क्लोजअप शॉट इज दैट यू कैन स्टिल इजीली रजिस्टर द एक्टर्स इमोशंस एंड फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि फेस का एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, प्लस एक्टर को थोड़ा सा ज़्यादा जगह मिल जाती है अपनी एक्टिंग को प्रिवेल करने के लिए, यानी बोलना चाहिए बेसिकली कि इससे आप कनेक्ट करने के लिए एक्टर्स को थोड़ा ज़्यादा स्पेस दे देते हैं। अगर एक्टर, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि एक्टर अगर उतना अच्छा नहीं है, कहना ये चाहिए कि अगर एक्टर को जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर आप केवल फेस पे क्लोजअप पे रखेंगे और एक्टर को बोलेंगे कि आप अपने फेस से ये बात कन्वे करें, तो वो बहुत टफ हो जाती है उसके लिए। तो कई बार आप उसको MCU शॉट दे देते हैं कि आप अपनी बात जो है वो फेस के ही नहीं बल्कि हाथों के द्वारा भी आपको एक जगह दे देता है जहां से आप कर सकते हैं। हीथ लेजर वाली ये मूवी तो देखे होंगे, बैटमैन, डार्क नाइट, द डार्क नाइट, ये जो मूवी थी, एग्जैक्टली जेम्स बॉन्ड वगैरह में सारे, बट एक्चुअली इनको ऑस्कर मिला था ना इस चीज़ के लिए क्योंकि डार्क नाइट में हीथ लेजर का जो रोल था वो लेजेंडरी हो गया है ना, आइकॉनिक रोल था। और किसी ने सोचा नहीं था कि जोकर कुछ इस तरीके का आएगा, और बहुत ही अच्छा था। बाद में इन्होंने आत्महत्या कर ली या ही एक्चुअली डाई, हाँ उन्होंने, ही वॉज मरने वाला, हाँ। ऑस नहीं नहीं नहीं, ऑस्कर मिलने के बाद इन्होंने क्या एक्चुअली ये थोड़ा सा एडिक्ट भी थे, तो इनको ड्रग एडिक्ट भी थे, तो उसके कारण उन्हें डिप्रेशन था एक्चुअली। ये जो सीन था, ये जो मूवी थी ना, ये बहुत डिप्रेसिंग कैरेक्टर है। जोकर जो है काफ़ी पागल वाला कैरेक्टर है, तो उस सीन को शूट करते करते वो कुछ उस साइकी में भी थे, एंड ही वाज एन एडिक्ट। तो प्रोबेबली उसके बाद फिर उन्होंने ही वेंट ऑफ, और फिर उसके बाद उनको ऑस्कर मिल गया, मरने के बाद उनको ऑस्कर मिला था। देन अब फ्रेमिंग अ शॉट जो है, एस्टैब्लिशिंग शॉट हमने प्रीवियसली भी बात की थी कि लॉन्ग शॉट होते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे शॉट होते हैं जिसमें आप फ्रेम्स डिसाइड करते हो कि हम लोग अब शॉट से हट के फ्रेम्स में आ गए हैं, ठीक है, कि कैमरे को, शॉट्स तो समझ आ गए कि कौन सा शॉट किसका शॉट होता है, फ्रेमिंग क्या होती है, फ्रेम कैसे इसको किया जाए। व्हाट से इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करें, राइट। अभी तक इन्हीं तीनों को एक्सप्लोर करते हैं, लॉन्ग शॉट, मीडियम, क्लोजअप, इनके सारे एक्सप्लोर कर लेते हैं। इनके स्टोरी बोर्ड्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अभी फ़िलहाल, राइट। उन सॉफ्टवेयर्स को देखिए जिन सॉफ्टवेयर्स पे ये है। बाकी फ्रेमिंग और शॉर्ट पे फिर हम लोग जनता के एक्सपीरियंस की बात करेंगे कि जनता को हुक कैसे किया जाए आपके फ्रेम के अंदर। एक तरीके का कैप्चर होता है कि जनता कैसे आप जो बताना चाहते हैं उस चीज़ को ही फॉलो करें, उस टेक्नोलॉजी को फ्रेमिंग और शॉट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्रेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैमरा रखा कहाँ होना चाहिए और कितने साइज़ का फ्रेम बनाना चाहिए, ठीक है। हम लोग ने रूल्स ऑफ कंपोजिशन तो देखे ही हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के वक्त में, यानी फोटोशॉप के वक्त में हमने रूल्स ऑफ कंपोजिशन, आपका नहीं हुआ ना फोटोशॉप, ओके, तो खैर वो भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग, राइट। एक नॉर्मल रूल ऑफ कंपोजिशन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर हम लोग फ्रेमिंग और शॉर्ट में जाएंगे, ठीक। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, राइट। और फिर देर इज़ लॉट टू गो, वी हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ कंटेंट ओवर हियर, मैंने बहुत सारे बना के रखे थे। ये पूरा ही है कंप्लीट सिनेमाटोग्राफी, जो आपका मूवीज में जितना लगता है वो सब इधर है। डेफिनेटली एक आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करना है किस चीज़ के लिए। और बाय द टाइम सिनेमाटोग्राफी कंप्लीट होगी देन आई विल बी शेयरिंग दिस लिंक टू यू। आप पीपीटी फाइल फॉर्मेट में है, ले जाके आप कभी भी ये थरो नोट्स में देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल आप आ सकते हैं। राइट राइट राइट, ओके, ऑल राइट, ओ